हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव तो हम करा ही रहे थे, बट इस वीडियो सीरीज में जो ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले होंगे, जैसे मान लो कोई टॉपिक है, जैसे अगला टॉपिक हम फोटोसिंथेसिस का करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो इसमें ऑलमोस्ट 30-35 क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव का मैंने कैसे कैसे कराना है वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो जो ऑब्जेक्टिव कराना है उससे पहले हम थ्योरी का वीडियो बना देते हैं। थ्योरी का वीडियो लाइन बाय लाइन बट कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो घटना चक्र का थ्योरी भी कवर हो जाएगा और साथ में साथ उस थ्योरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि अगर आप कोई टॉपिक थ्योरी कर लिए तो ऑब्जेक्टिव पहले एक बारी खुद से ट्राई करो, उसके बाद एक बारी वीडियो देख लो, या जो आपको जैसे पहले मन करा वैसे पहले करो। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम जो टॉपिक कर रहे हैं, क्योंकि और टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिसका ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं उसका अभी सब्जेक्टिव नहीं करते हैं। एक बारी हम उस पार्ट को पहले कवर कर लेते हैं जिसका ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है, तो उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साथ साथ कर लेते हैं। साथ ही साथ हम बैक एंड पे ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो भी रिकॉर्ड करते रहेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में 5-6 टॉपिक है, उसमें एक आता है फोटोसिंथेसिस। मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप आओ, टॉपिक यहाँ पे चैप्टर, देखो ये पहला आ जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाएगा प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लांट हार्मोन। इसी तरह एक एक टॉपिक करके सारा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे फिर आ गया कौन सा टॉपिक, प्लांट रिप्रोडक्शन। इस तरह से हमें करना है एक वीडियो में एक थ्योरी और उसके बाद अगले वीडियो में उसका एमसीक्यू। सेम वीडियो में ये सही नहीं लगेगा। क्लियर? तो इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस वाला पूरा एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगा, क्योंकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। पहले क्या लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का नाम से ही आप क्या समझ सकते हो, फोटो यानी फोटो जब भी वर्ड हो तो इसका मतलब सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ सिंथेसिस होता है। किस किस का सिंथेसिस होता है? प्लांट क्या करता है, प्लांट खासकर उनकी बात करते हैं। प्लांट सिर्फ प्लांट नहीं, प्लांट के अलावा ऐसे जीव जो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो खुद अपना खाना प्रोड्यूस करता है, खुद खाना बनाता है। तो एयर से वो क्या ले लेता है? एयर से ले लेता है CO2, पानी से ले लेता है H2O, ज़मीन से H2O लेता है, पानी लेता है। और ये प्रकाश के प्रेजेंस में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में कहाँ पे, किस पर्टिकुलर जगह पे, पर्णहरित। पर्णहरित किसको बोलते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में एक तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और साथ ही साथ क्या है, बाई प्रोडक्ट क्या बनाता है, O2 एक बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पे वही पार्ट लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट। ऑटोट्रॉपिक ऐसे प्लांट जो खुद अपना खाना बनाते हैं, वो क्या करते हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, मतलब बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उसी एनर्जी, जैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ऑर्गेनिक फूड बना, इसी फूड को आने वाला ट्रॉफिक लेवल, मतलब इंसान बाकी जानवर क्या करता है, खाता है, इसी से अपना गुजर बसर करता है। वैसे सारे जीव इससे अपना गुजर बसर करते हैं जो खुद खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने बॉडी में। और कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है उसका रॉ मटेरियल किस किस चीज़ को लिया गया है, CO2 और H2O। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस कंस्टिट्यूट द बेसिक रॉ मटेरियल व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव राइज टू ऑल ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ वर्चुअली ऑल प्लांट एंड एनिमल। कार्बोहाइड्रेट जो भी बना वो आने वाले जो भी ट्रॉपिक लेवल है, जो भी एनिमल है, उस सब के लिए क्या करेगा, खाना का काम करेगा। और ऐसा नहीं कि जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले ट्रॉपिक लेवल एनिमल, जो प्लांट जो है वो उसका जो बाकी पार्ट है, क्योंकि ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, लिब्स पे, और लिब्स से फ्लोएम के थ्रू हर पार्ट में पहुँचता है। तो यानी ये पर्टिकुलर जो ग्लूकोज बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आने वाले जीवों के लिए ज़रूरत नहीं, खुद प्लांट के लिए ज़रूरत है।
द इंटायर ह्यूमैनिटी डिपेंड ऑन द प्रिपेयर्ड, मतलब जो इंटायर ह्यूमैनिटी जो है वो किस पे डिपेंड रहता है, जो प्लांट प्रोड्यूस करती है फूड उस पर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैसिव बायोकेमिकल इवेंट है। बायोकेमिकल इवेंट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि बायोलॉजी करती है। बायोलॉजी मतलब कौन, एक प्लांट ही तो करता है, ऐसा चीज़ करता है जिसमें जान होता है। और एक केमिकल एक एक्टिविटी है। कैसे केमिकल एक्टिविटी है, क्योंकि CO2 बना है, CO2 कन्वर्ट किस में हुआ है, ग्लूकोज में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 6, यानी ऑक्सीजन का डिक्रीमेंट, ऑक्सीजन के डिक्रीमेंट को क्या बोलते हैं, रिडक्शन यानी अपचयन। और वाटर से क्या बना, O2 बना। यहाँ पे कितने, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन घटा है। हाइड्रोजन घटने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो यानी वाटर का ऑक्सीकरण हुआ, वाटर क्या बना, O2 में कन्वर्ट हुआ। यानी जो इस प्रोसेस में जो बाई प्रोडक्ट बना वो CO2 बना, और जो मेन प्रोडक्ट बना वो एनर्जी बना C6H12O6। O2 क्या है, एक उपोत्पाद है यानी बाई प्रोडक्ट है। और ऐसा नहीं सिर्फ प्लांट ही ऐसा काम करता है, प्लांट के अलावे भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जैसे प्लांट, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सब फोटोसिंथेसिस करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स, मतलब खुद खाना बनाना, बट किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी और मून लाइट में भी वो काम चला लेते, इवन बल्ब वाला जो लाइट होता है उसमें भी वो काम चला लेते हैं। क्लियर। देखो अप्रॉक्सीमेटली 90% जो दुनिया का फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो कहाँ पे होता है, मरीन यानी पानी में होता है, या तो मरीन में या फ्रेश वाटर एल्गी, या तो मरीन एल्गी करती है, फ्रेश वाटर एल्गी करती है। क्लियर। फोटोसिंथेसिस ये तो हमने बता दिया। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है किस किस चीज़ से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से बनता है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि लिप्स में यानी पत्तों में प्रेजेंट होता है। तो 90% तो, और जो 90% हुआ ना, उस 90% में से 80 to 85% किसके द्वारा होता है, समुद्र में होता है। बचा 5 से 10% कहाँ पे होता है, नदी या तालाब में होता है। और एक और चीज़ याद रखना, जो हमने देखा ना वाटर, वो वाटर से ही क्या बनता है, वाटर से ही बनता है O2। यहाँ पे वही लिखा है, पौधों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न जो सारा का सारा ऑक्सीजन है वो बना किसी से है, वाटर से बना है। क्लियर। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। ये तो आपने देख ही लिया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन कैसे बनता है, वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट होने से, वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से। एक और पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, हम लोगों को लगता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ पत्तियों में होता है, बट ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस लिप्स में भी हो सकता है, ग्रीन स्टीम्स में जो हरा तना होता है उसमें भी होता है, ग्रीन फ्लोरल पार्ट, फूल का कोई पार्ट है जो ग्रीन है, जैसे फ्लावर में नीचे वाला पार्ट सैपल जो होता है वो ग्रीन होता है ना, वो भी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। In leaves, the photosynthesis takes place in the mesophyll tissue which contain green plastids जो कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं। देखो पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका कारण क्या है, कारण है एक टिश्यू जिसका नाम है मेजोफाइल टिश्यू। मेजोफाइल टिश्यू में एक ग्रीन प्लास्टिड्स, मेजोफाइल टिश्यू में आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। पत्तियों में हम बोलते हैं ना क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों का किचन बोला जाता है, क्योंकि पत्तियों में एक टिश्यू होते हैं मेजोफाइल टिश्यू, उस टिश्यू में एक ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर। और ये मैंने आप लोग को बता ही दिया था ये पार्ट ऑलरेडी, कि जो सीवीड एल्गी होते हैं वो फूड को सिंथेसिस कर लेते इवन मून लाइट में और इवन बल्ब के लाइट में। क्लियर। इवन मून लाइट में और बल्ब लाइट दोनों में भी, विद्युत प्रकाश में भी या मून के प्रकाश में भी, ठीक है, चंद्रमा के प्रकाश में भी होते हैं। हरित लवक वाला कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, बता दिए, बट द क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो क्लोरोप्लास्ट का भी कई सारा पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है जिसको नाम बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना समझ में आया क्या,
क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट होता है ग्रेना। इस ग्रेना में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का एक अंग है और ये होता कहाँ पे है? ग्रेना में, ठीक है ना। और ये जो ग्रेना वाला पार्ट है, ये मुख्यतः कौन कौन से कलर को अवशोषित करता है, खींचता है? नीला, बैगनी और लाल या नारंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीला, बैगनी, लाल और नारंगी। हरा कलर बिल्कुल खराब होता है, हरा कलर में आपको नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल किस किस कलर को एब्जॉर्ब करता है? मेन ये दोनों है, रेड और ब्लू मेन है। रेड और ब्लू आपसे पूछा जाएगा, 4 कलर दे दिया जाए, उसमें बोलेगा कि कौन सा कलर फोटोसिंथेसिस के लिए सही नहीं है, तो उसमें आंसर होगा ग्रीन। ग्रीन सही नहीं होता है। हमें लगा कि ग्रीन पत्ता है तो ग्रीन सही होगा, नहीं। अब सिंपल सोचो ना, कोई भी कलर हमको, कोई भी चीज़ का कलर हमको वो उस कलर का क्यों दिखता है? जैसे कोई हमको पत्ता ग्रीन कलर का क्यों दिखा? क्योंकि सनलाइट सातों कलर का मारता है, तो सातों कलर जब उस पर मारता है ना, तो सारा का सारा कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, बट ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो गया जिसके कारण वो कलर हमको ग्रीन, वो पत्ता हमको ग्रीन दिखाई देगा। तो जब ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो ही गया, और हमारा मेन काम क्या है फोटोसिंथेसिस में? कोई लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होना चाहिए, पत्तियों में घुसना चाहिए, तो ग्रीन लाइट घुसा ही नहीं ना। समझने, ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि ग्रीन लाइट तो घुसा ही नहीं, ग्रीन लाइट तो बाहर निकल गया ना, तो वो क्या फोटोसिंथेसिस में काम करेगा। ठीक है, एक बहुत मेन एलिमेंट होते हैं क्लोरोफिल के लिए, मैग्नीशियम। समझ रहे? क्लोरोप्लास्ट का कौन सा जगह होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है? ग्रेना। और जो मेन कंपोनेंट होता है एलिमेंट का, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। और फोटोसिंथेसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फैक्टर लाइट। और कौन कौन सा कलर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है? रेड, ब्लू और वायलेट। विजुअल में 7 कलर होते हैं ना, विवग्योर होते हैं, उसमें 3 कलर इम्पॉर्टेंट होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ कितना होता है? 655। और ब्लू लाइट का कितना होता है? 640। और जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम फ्रीक्वेंसी, उतना कम एनर्जी। याद रखना, वेवलेंथ। और जैसे यहाँ पे विवग्योर ऐसे लिखा है, VIBGYOR, यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इसका वेवलेंथ डिक्रीज होगा इधर जाते पे, वेवलेंथ डिक्रीज होगा बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, और इधर जाते वक्त एनर्जी इंक्रीज होगा। सिंपल समझे? चलो, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो वेवलेंथ है जो चाहिए क्लोरोप्लास्ट को, वो है रेड लाइट, उसके बाद है ब्लू लाइट। मेन सेकंड सबसे मोस्ट इफेक्टिव है ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके अलावा देखें यहाँ पे, ऑल्दो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोर ब्लू लाइट देन रेड लाइट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि जो क्लोरोफिल है ना, कौन सा लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लू लाइट या रेड लाइट? ब्लू लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। बट आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? ज़्यादा रेड लाइट में देखने को मिलता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, तीनों लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर एब्जॉर्ब करता है ब्लू लाइट को। अच्छा फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छा होता है रेड लाइट में। ग्रीन लाइट तो बिल्कुल कोई काम ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि हमको लगता है क्या कि अगर थोड़ा भी सनलाइट है ना तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको बताऊंगा। देखो, प्लांट हैज बीन फाउंड इन फोटोसिंथेसाइज एट वेरी low light intensity but at much slower rate. The rate of photosynthesis increases with increase in light intensity until some other factor becomes limiting. सिंपल समझे कि फोटोसिंथेसिस में लाइट, सिंपल खाली लाइट चाहिए ही नहीं, लाइट की प्रखरता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जितना इंटेंस लाइट रहेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो सबसे पहले समझते हैं, प्रकाश, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये प्रकाश संश्लेषण के बाह्य कारक है। बाह्य कारक है, ठीक है। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, एक है प्रखरता यानी इंटेंसिटी, प्रकाश का प्रकार मतलब कितना क्वालिटी प्रकाश है, और कितना ज़्यादा अंतराल पे प्रभावित हो, कितना ज़्यादा अंतराल पे होता है, कितना देर होता है, कम ज़्यादा होता है, ये सब।
देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखा, एक्सट्रीमली हाई लाइट इंटेंसिटी डू नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, partly because the factor become limiting and partly because of direct inhibitory effect of the process. ये phenomena is called solarization. ये बहुत important है कि मान लो एक हमने क्या बोला अभी कि कम लाइट इंटेंसिटी है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो भाई आप अनलिमिटेड अनगणना तक बढ़ाओगे तो थोड़ी फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ कि एक लिमिट तक फोटोसिंथेसिस होगा, उससे ज़्यादा अगर बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है कि एक्सट्रीमली हाई लाइट इंटेंसिटी डू नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कई सारे कारण हैं, समझ में आया, बट ये आपको पॉइंट याद रख लेना है। देखो हमने क्या बताया कि ये पॉइंट तो आपने याद रख लिया, लेकिन ये क्यों होता है कि देखो एक लिमिट तक लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी, कि प्रखरता लाइट की बढ़ाई जाएगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ये घटने लगता है क्योंकि कई सारे फैक्टर होते हैं। एक तो है कि पार्टली बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट इनहेबिटरी इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस, कुछ और फैक्टर है, लेकिन एक काम है इसको सोलराइजेशन बोलते हैं। सोलराइजेशन में क्या होता है, एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस में जो हो रहा है ना उसका उल्टा होने लगता है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था, CO2 से लास्ट में O2 बन रहा था, यही ना हम देख रहे थे, बट इसमें O2 से CO2 बनने लगता है, यानी इस यहाँ पे फोटो ऑक्सीडेशन होने लगता है। सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होने लगता है क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ समय में पूरा का पूरा फोटोसिंथेटिक अपैरेटस यानी जो क्लोरोप्लास्ट वाला पार्ट है ना वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस ही रुक जाता है। यानी बहुत ज़्यादा सनलाइट भी प्लांट के लिए सही नहीं है। समझ में आया ना। देखो हिंदी वाला में ना थोड़ा कम दिया हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा, बहुत कम दिया हुआ है, मतलब 2 पैराग्राफ में ही ख़त्म कर दिया है, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। देखो हमने अभी क्या देखा कि पत्तों में एक होता है स्टोमेटा नाम का चीज़ होता है। स्टोमेटा, पत्तों में जो छेद होता है उसको स्टोमेटा बोलते हैं। उसी स्टोमेटा के थ्रू एयर से हम लोग प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है। इतना क्लियर है। बट अगर इंटेंसिटी लाइट का कम है तो स्टोमेटा जो है वो बंद रहेगा, खुला नहीं रहेगा, बंद रहेगा। एक तो बिल्कुल बंद है, थोड़ा खुलेगा जिसके कारण CO2 आने लगेगा, ठीक है ना, CO2 आने लगेगा। लेकिन बिल्कुल अगर स्टोमेटा बंद है तो CO2 आ ही नहीं रहा है, तो जिसके कारण फोटोसिंथेसिस लगभग न के बराबर होगा। इतना क्लियर है ना। बट हाई लाइट इंटेंसिटी आया, बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी आया, जिसके कारण स्टोमेटा का जो पानी है पहले से प्रेजेंट वो भी ट्रांसपिरेशन के मदद से, ट्रांसपिरेशन नहीं बोलते हैं जिससे पत्तों का पानी सूख जाता है जिसके कारण पत्ते झड़ने लगते हैं। पर्णपाती पौधे ऐसे ही ना होते हैं जो झड़ने लगते हैं। तो अगर हाई लाइट इंटेंसिटी आया तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण वाटर का जो मात्रा है ना पत्तों के मेजोफाइल टिश्यू में, ध्यान देना, पत्तों के मेजोफाइल टिश्यू में जो पानी का मात्रा वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको चाहिए क्या, बाहर से तो CO2 ले लेंगे भाई, पानी जो हम नीचे से ला रहे हैं वो जल्दी जल्दी सूख जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस थोड़ी होगा, क्योंकि CO2 के अलावा H2O भी तो चाहिए। तो ये एक रोकने का काम करता है। उसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्लांट कैरीज मच फोटोसिंथेसिस इफ़ इट इज़ गिवन लाइट, अगर 10 से 12 घंटे का लाइट पड़ेगा ना तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छा से होगा। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर, ये भी इम्पैक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को। उसके अलावा तापमान का देखो, बहुत वाइड रेंज तापमान पे ना फोटोसिंथेसिस होता है। इवन -35 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 75 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है। समझ में आया ना। और लेकिन अच्छा कब होता है, जब 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस हो। अगर कोई और फैक्टर इसको फोटोसिंथेसिस को रोक नहीं रहा है तो ये तापमान अच्छा खासा बोला जाता है। अब ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, केमिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, जिसके कारण वाटर ऑक्सीडाइज होती है, वाटर बन जाता है ऑक्सीजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन होके क्या बन जाता है, ग्लूकोज में बन जाता है। इतना क्लियर है। ये 2 फेज में रिएक्शन होता है। पहला फेज को हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज, या फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, या लाइट रिएक्शन, या हीली रिएक्शन, कई सारे नाम हैं। पहला क्या है, लाइट डिपेंडेंट फेज।
सेकंड क्या है, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, लाइट रिएक्शन और हिल रिएक्शन। दूसरे का क्या नाम है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, केमिकल डार्क रिएक्शन, नो फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ CO2 और ब्लैकमैन्स रिएक्शन। ये 3 नाम है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, ये क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है ग्रेना, वहाँ पे होता है, और वो जो पार्ट है वो होता है स्ट्रोमा में होता है। तो समझ में आया कि इतना तो समझ में आ गया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 पार्ट है, एक ग्रेना और एक होता है स्टोमा। ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में क्या होता है, जो डार्क रिएक्शन होता है। इसको ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है। सबसे पहले ये होता कहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो लाइट डिपेंडेंट फेज है या फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन है, लाइट रिएक्शन है, हिल रिएक्शन है। ये होता क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाला पार्ट में। इसमें होता क्या है कि जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ना, वो एक फोटोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज कर देता है। क्लियर? क्या किया क्लोरोफिल ने, फोटोन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वह क्लोरोफिल का जो एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको बोलते हैं फेनोफाइटीन। समझ में आया? देखो मैंने क्या बोला कि होता कहाँ पे, ग्रेना में होता है। और ग्रेना में क्या हुआ, यहाँ पे जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट, उसने एक फोटोन लिया और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन गया वो क्लोरोफिल का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है, उसके पास गया। क्लोरोफिल के एक मॉडिफाइड पार्ट है जिसका नाम है फेनोफाइटीन। जो इलेक्ट्रॉन को फिर पास कहाँ पे करेगा, क्यूनॉन के पास। क्लियर है? क्यूनॉन के पास करेगा, स्टार्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डाउन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन दैट लीड्स टू द अल्टीमेट रिडक्शन। और यहाँ पे रिडक्शन होगा NADP से क्या बदलेगा, NADPH बदलेगा। समझ में आए? NADP से NADPH में कन्वर्जन होगा। इतना क्लियर है ना? अब होता क्या है, इन एडिशन टू दिस क्रिएट ए प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट को हम एनर्जी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, अक्रॉस द क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक प्रोटोन ग्रेडियंट क्या क्रिएट होता है, और यूज किसके द्वारा ही होता है, व्हिच इज यूज बाय ATP सिंथेसाइज। और जो एक एंजाइम है, और ATP बनता कैसे, ATP 2 चीज़ से बनता है, ADP और फॉस्फेट से बनता है। ध्यान देना, ADP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। ये बनता है एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर बनता है। और ATP क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, जो कि सारे एनर्जी करेंसी, सेल का एनर्जी करेंसी है। अब थोड़ा सा और एक बारी इस पोर्शन को रिवाइज कर लेते हैं। क्लोरोफिल क्या किया, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन लाइट के पास होगा क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी लाइट तो यहाँ पे होगा ही। फोटोन एक्चुअली लाइट के एक टुकड़े को बोलते हैं, वैसे लाइट बहुत सारे फोटोन से मिलकर बना है। तो फोटोन आया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्लोरोफिल में। ये इलेक्ट्रॉन फिर गया फियोफाइटिन के पास, फिर क्यूनॉन के पास गया। फिर इस इलेक्ट्रॉन के कारण ही NADP से NADPH में का कन्वर्जन हुआ, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। तो सिंपल आपसे पूछेगा कि NADP से NADPH बनेगा तो इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। और यहाँ पे ADP से क्या बनता है, ADP से क्या बनता है, ATP बनता है। ADP और क्या मिलके, एक ऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके, ठीक है, समझ में है। और ये देखो, इन एडिशन दिस क्रिएट, इसके कारण क्या होता है, एक प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होता है क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के आसपास। क्लोरोप्लास्ट का जो दीवार होता है ना, भित्ति होता है ना, उसके आसपास एक प्रोटोन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। प्रोटोन ग्रेडियंट को एनर्जी ग्रेडियंट बोलते हैं, जो ATP बनाने में मदद करता है। ATP बनता कैसे, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला के ATP बनता है। ATP को एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। अब ये पार्ट, इससे एक्चुअली क्वेश्चन आया हुआ है, द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अल्टीमेटली रीगेन द इलेक्ट्रॉन इट लॉस। जो क्लोरोफिल हमने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, तो फियोफाइटिन के पास गया था, क्यूनॉन के पास गया था, फिर उसने अल्टीमेट रिडक्शन किया था, तो NADP से NADPH बनाया था। क्लियर ना, यही ना हमने देखा था। लेकिन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फिर से इलेक्ट्रॉन को रीगेन कर लेता है।
जो इलेक्ट्रॉन उसने खोया था ना उसको फिर से रीगेन कर लेता है। जब एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच केमिकल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन बाय फोटोन। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जिसमें केमिकल कंपाउंड ब्रेक होता है फोटोन के द्वारा। इसमें क्या होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलाइसिस होगा तो क्या निकलेगा? O2 ही तो निकलेगा। ओवरऑल रिएक्शन ये वाला है, वाटर NADP से NADPH बना, ये पार्ट तो हमने देख लिया है। ADP और P से क्या बना है? ATP बना, और इसका फोटोलाइसिस हुआ तो O2 बना और H+ बना। क्लियर? इतना क्लियर है ना? चलिए अब जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं, पहला तो हमने लाइट रिएक्शन देख लिया, दूसरा रिएक्शन है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता क्या यहाँ पे, बस इतना आप स्ट्रोमा याद रख ले वो भी काफ़ी है। चलिए आगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिया हुआ है, ये पोर्शन आपको ज़्यादा बुक में नहीं मिलेगी ये पार्ट, तो हम यहाँ पे करा देते कि यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाए। देखो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम देखा था कि वहाँ पे तो किसकी ज़रूरत है? लाइट की ज़रूरत है। यहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हुआ क्या था? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ था। एक कॉन्सेप्ट वो भी हुआ था ना, प्रोटॉन के मदद से, जिसमें O2 बना था। इसमें क्या होगा, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो कंपाउंड है वो किस में बदलते हैं? ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो कंपाउंड होते हैं वो किस में बदलते हैं? ग्लूकोज में बदलते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछ सकता है कि केल्विन साइकिल क्या होता है। इसको केल्विन वेंसन वैसम बोलते हैं, CBB साइकिल। ये एक बायोकेमिकल रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट फेज में होता है। द की एंजाइम, इस साइकिल का जो एंजाइम है उसको बोलते हैं रूबिस्को। तो रूबिस्को क्या है? एक एंजाइम है जो केल्विन साइकिल करवाता है, सिंपल। ठीक है, ये जो एंजाइम है ना रूबिस्को, ये CO2 को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? हवा से। और थ्रू केल्विन साइकिल इट यूजेज द न्यूली फॉर्म NADPH आपने देखा था ना पीछे, एंड रिलीज 3 कार्बन शुगर व्हिच इज देन कन्वर्ट इनटू फाइनल कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, NADPH जो बना था ना, NADPH जो बना था उसका यूज करता है और एक 3 कार्बन का शुगर बनाता है। 3 कार्बन का शुगर पहले स्टेप में बनेगा, दूसरे स्टेप में वही किसका प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बना देता है? कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें 6 कार्बन होता है। इस प्रोसेस को ही कार्बन फिक्सेशन बोलते हैं। समझ में आया ना? ये पहले है, इससे ये 3 कार्बन का बनेगा, फिर बाद में 6 कार्बन का बनेगा। अब सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। कार्बन 3 फेज, प्लांट इन विच कार्बन फिक्सेशन अकर्स बाय केल्विन साइकिल। दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट साइकिल। ये याद नहीं रखना है। कार्बन 3 साइकिल, कार्बन जो 4 साइकिल है वो है हैच स्टैक साइकिल। ये बोलते हैं दिस प्लांट आर बेटर फोटोसिंथेसाइजर। एग्जाम्पल इसके कौन कौन है? ध्यान देना, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस, द प्लांट इन विच ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट फॉर्म्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्जेलिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन होते हैं। 4 कार्बन वालों को हैच स्लेक साइकिल बोलते हैं। ये अच्छा फोटोसिंथेसाइजर होते हैं और ये आपको कहाँ मिलेगा? इट इज़ फाउंड इन मोनोकॉट्स में मिलते हैं, जैसे शुगर के डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स होते हैं ना। 4 कार्बन वाला मोनोकॉट्स में होता है, जैसे एग्जाम्पल है शुगर केन, मेज और साइपेरस। ठीक है, अब समझते हैं आगे। तो 3 कार्बन वाला हम समझ गए, 4 कार्बन वाला समझ गए। 3 कार्बन वाला कौन सा साइकिल बना है? रूबिस्को एंजाइम की मदद से केल्विन साइकिल। और C4 प्लांट कौन सा होता है? हैच स्टैक साइकिल। C4 मतलब 4 कार्बन वाला। अब है C2 प्लांट, जिसको कैम प्लांट भी बोलते हैं। कैम प्लांट जिसका फुल फॉर्म है क्रैसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये एक्चुअली जो कैम, देखो एक्चुअली कैम पाथवे टाइप का टर्म आपको इसके डेजर्ट वाले प्लांट के लिए आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रैसुलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म।
ये एक्चुअली होता कहाँ पे है, कैक्टस एंड अपूनसिया जो अपूनसिया प्लांट बोलते हैं, ये एक्चुअली कहाँ होता है, ये ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे दिन में, डेजर्ट प्लांट इसको बोल सकते हैं, जो दिन में क्या करता है अपने स्टोमेटा को सट बंद कर लेता है, जिससे ये ट्रांसपेरेशन मतलब हवा, पत्तों से जो पानी चूसा बाहर निकलता है सनलाइट के द्वारा, उसको रोकता है। The metabolism is therefore devised in such a way that they can produce photosynthesis। देखो दिन के समय में फोटोसिंथेसिस होगा ना, तो ये CO2 रिलीज हो, किसके CO2 कहाँ से आएगा, ऑर्गेनिक एसिड से जो CO2 आता है ना उसके द्वारा होता है। और रात में भी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो CO2 सांस मतलब छोड़ने के द्वारा होता है, क्योंकि प्लांट क्या करता है, सांस तो लेता है O2 ही, बट फोटोसिंथेसिस में वो CO2 लेता है, याद रखिए। इसीलिए ना प्लांट के पास रात में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के समय में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो हुआ नहीं, और सांस में प्लांट क्या छोड़ रहा है, CO2 ही छोड़ रहा है। तो दिन में रहता है तब ना, क्योंकि दिन में भी वो CO2 छोड़ता रहता है, लेकिन दिन में CO2 छोड़ता है उससे ज़्यादा CO2 ले लेता है, इसलिए CO2 हमको ज़्यादा फील नहीं होता प्लांट के नीचे, बट रात में फील होगा, क्योंकि CO2 वो ले नहीं रहा है, सिर्फ छोड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट के समय में क्या देखने को मिलेगा, ओपन स्टोमेटा देखने को मिलेगा रात के समय में, और बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड देखने को मिलेगा। बट दिन के समय में क्या होगा, क्लोज स्टोमेटा होगा और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे। और बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, ये बैक्टीरिया है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं जिस तरह ग्रीन प्लांट बोल करता है। ठीक है, देखो एक्चुअली बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसमें एक चीज़ नहीं होता है, आपको ऑक्सीजन लिबरेट नहीं देखने को मिलेगा। देखो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस दैट सब्सटेंस अदर देन वाटर एक्ट एज ए हाइड्रोजन डोनर, मतलब वाटर के अलावे कोई और हाइड्रोजन डोनर की तरह काम करता है। हाइड्रोजन का इसको चाहिए था ना, इसीलिए इस यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, इसमें हैव ए पिगमेंट, इसके पास देखो जिस तरह प्लांट में क्लोरोफिल होता है ना, इसमें एक क्लोरोफिल होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल के ही समान होता है। दिस बैक्टीरिया ग्रो इन हाइड्रोजन सल्फाइड मीडियम विच एक्ट एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी वाटर नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड मीडियम है, बट H+ चाहिए ना, H+ से हाइड्रोजन जो चाहिए था उसको यहाँ से मिल जाता है, उसको कहीं और से मिल जाता है। तो दोनों केस में आपको ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ये बस ध्यान रखना है। ठीक है, एक यहाँ पे क्लोरेला जो है क्लोरोफाइटा से क्लोरोफाइटा का एक सिंगल सेल वाला ग्रीन शैवाल है। ठीक है ना, चलो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, क्या मैं बदलाव कर सकता हूँ इसमें, जो भी आपको अपना फीडबैक है ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।